जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sahab. Thank you so much. तार साहब, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। तार साहब, ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। ज़रा इस पर भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। हाउ डू यू सी दिस? ये एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है उनके इस जो वो अपनी डियास्पोरा से बात कर रहे हैं, जो मंदिर का उन्होंने इफ्तिताह करना है? और तार साहब, पाकिस्तान में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे एक शख्स हुआ करते थे, उनके उनकी गाड़ी से जो है वो शराब की बोतल बरामद हो गई और उनको इमरान खान साहब ने वजीर आज़म बना दिया। बातें वो रियासत मदीना की करते थे। ज़रा इस पर भी बताइएगा। लेकिन पहले ज़रा ये मोदी साहब की जो अबू धाबी में जो डियास्पोरा से मीटिंग है और वहाँ पे लीडरशिप ने वेलकम किया, ज़रा उसके बारे में हमारे साथ डिस्कस करें। चीमा साहब, एक तो देखिए, डायस्पोरा से खिताब तो करते हैं लोग। मेरे मुर्शिद ने भी किया था वॉशिंगटन डीसी में आके, जिसके बारे में कई एतराजात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डायस्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था। मोदी साहब का डिफरेंस यह है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग ने बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लैक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते एक, जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था, और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला, एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी एक गांव में होता है, शाम तक क्या, 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है। फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हल चाहते हैं। और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद दो चीजें मैं, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट। और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे, और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है।
बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि उस वक्त ब्रिटिश तजर्बा कर चुके थे अमेरिका को ना तोड़ के। 1776 का तजर्बा था, फिर अमेरिका ने उनको गारत कर दिया, डबो कर रख दिया। तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि वो डिवाइड करके जाना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट को, कि कहीं दोबारा एक नया अमेरिका ना बन जाए। अब उससे आगे चलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, 7वां दौरा है मोदी साहब का, अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये अगर इसको इनडायरेक्टली आप ये कहें कि मोदी साहब की कैंपेन का हिस्सा ही है, ये बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा। उसके बाद वहां पे जो मंदिर 27 एकड़ के अंदर बनेगा, वो भी कैंपेन का हिस्सा है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है, कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहाँ पे जगह दी जाए, और फौरन उनको जगह देके अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी हैं। और मैं खुद वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भारत जा रहा हूँ, भारत से वापसी पे आई एम स्टॉपिंग बाय इन अबू धाबी, और मैं अबू धाबी के अंदर वहाँ एक मस्जिद बड़ी मशहूर है, वहां जाऊंगा, इस मंदिर में भी जाऊंगा। मेरे साथ जसदीप साहब होंगे शायद वहां पे, जो गुरुद्वारा होगा। वैसे मैं पहले दुबई के गुरुद्वारा में गया था, तो मैं देखूंगा। मार्वलस है, इस अ पीस ऑफ आर्किटेक्ट, मुझे आर्किटेक्ट का बड़ा शौक है, तो आई वुड लव टू गो सी इट। न्यू जर्सी के अंदर भी जो मंदिर इन्हीं का बना है बीएपी वालों का, तो मैं यहाँ भी जाऊंगा। तो ये एक कैंपेन है इलेक्शन की। सिर्फ एक ही इस वक्त इशू जो है वो मोदी साहब की जो चल रहा है, किसान मोर्चा दोबारा शुरू कर दिया है, जिसपे इस वक्त यहाँ पे तो मजाक ही हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। 12 डिमांड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर डिमांड्स ना पूरी होने वाली हैं, ज्यादती है। पिछली दफा जो मोर्चा इनका किसान मोर्चा कामयाब हुआ था, शायद उसकी वजह से ये इन्होंने शायद कारोबार ही बना लिया, या फिर जब भी बोर होते हैं तो मोर्चा लगा लेते हैं। अच्छी बात तो नहीं है इलेक्शन के पास। लेकिन वहां पे जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर आप केयर टेकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, वहां पे भी एक प्रिंसिपल है जो कल से इफेक्ट हो जाएगा, कि जब कल से वो लॉ इनफेक्ट हो जाएगा कि कल के बाद गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको दे विल होल्ड इट अगेंस्ट यू आर ट्राइंग टू ब्राइब पीपल। तो उसके बाद कल के बाद तो कोई भी मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है किसान मोर्चे के रेफरेंस से कुछ भी नहीं कर पाएगी कल के बाद। तो मेरे ख्याल में, मैं तो खैर इसके हक में नहीं हूँ, जुलूसों से, लड़ाई मराई से, गिराओ झलाओ से कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में इस पे रेफरेंडम होना चाहिए चीजों का। कहते हैं भारत के अंदर तो जमहूरियत सबसे बड़ा, कहते हैं, इंतकाम होता है। भारत में तो जमहूरियत हमेशा चलती है, बजाय इनको चाहिए बैलेट के साथ इसको डील करें। लेकिन यूएई के बाद जाएंगे कतर मोदी साहब इफ्तिताह के बाद। लेकिन जो उन्होंने वहां पे, जो मैं एक और दो चीजें मैं भूल गया हूं जो मोदी साहब ने वहां की है। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड पे साइन किया है इन्होंने, और दूसरा ट्रेड कॉरिडोर जो पिछले सितंबर के अंदर साइन किया गया था, कि हाउ टू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप। जो ममालिक उसमें थे पिछले सितंबर में, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई और इजराइल। उसमें सिर्फ एक यही स्टॉपेज है जो 4 महीने से जंग चल रही है, लेकिन दे आर ऑलरेडी मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रेड कॉरिडोर। दूसरा, आपको पता है स्टेट्स के अंदर, इन खलीज की स्टेटें जो हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डायस्पोरा है, स्पेशली साउथ इंडियन और भारत का। और मैं जिस तरह कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर बिजनेस पीपल, टेक्नोक्रेट्स। तालीम लेकर जाते हैं, शऊर लेकर जाते हैं, और फिर जाके वो कैप्चर कर लेते हैं, अपनी पोजीशन खुद बना लेते हैं। इंस्पायरिंग है। काश आप नफरतों के लेंस उतार के उनकी तरक्की को भी देखने की कोशिश करें, कि किस तरीके से दे आर मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोब, एंटायर ग्लोब। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर, जहां पे दूसरी साइड पर दूध की नहरों का बंदोबस्त किया जा रहा है, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासी मंजरनामा पेश करने की कोशिश करूंगा, जहां आग की होली खेलने की ट्राई की जा रही है।
नून लीग के बारे में मुझे एक याद आ गया था, रजिया गुंडों में फंस गई, नून लीग फंस गई गुंडों में। उसकी वजह ये है, बिलावल साहब ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि जी हम वोट देंगे, कैबिनेट में नहीं जाएंगे, लेकिन सदर बनने की ख्वाहिश है उनकी, गवर्नरशिप लेंगे, वो स्पीकरशिप भी लेंगे। अब से थोड़ी सेनेट से अब से थोड़ी देर पहले बयानिया आ चुका है। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि भाई इंडिपेंडेंट अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना लो। शायद वो भी बात नहीं बनी। 10 मिनट पहले की खबर ये है कि उन्होंने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके दूसरी पार्टियों के साथ मिलके हुकूमत फॉर्म करने की तरफ दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। इसमें भी पाकिस्तान की शिकस्त है। वो क्या है? वो शिकस्त ये है, जो मुर्शद पाक है उनकी भी स्टोरी सुन ले जरा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उन्हें सुबह आज योगर्ट और फ्रूट के साथ जो नाश्ता किया, और उसके बाद उनका जब दरबार सजा जिसके अंदर कुछ वकला थे और प्रेस भी इकट्ठी होगी, तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा भाई हम, और उनका जो जूनियर, उनका जो सामने बैरिस्टर गौर साहब आए, उन्होंने कहा भाई जाओ दरबार में जमात इस्लामी के साथ बात करो, MWM जो कि मुत्तहिदा वाहिदत मुस्लिमीन है उनसे बात करो, TLP से बात करो, हम किसी और सियासी पार्टी से बात नहीं करेंगे, मजहबी पार्टियों से बात करेंगे। अब मेरे जैसे कुछ गरीब लोग जो यहां बैठे हैं, जो मुहाजिर होकर बैठे हैं, और कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के फौरन परेशान हो गए कि ये रेडिकलाइजेशन की तरफ, ये इतना बड़ा मैंडेट जिस बंदे के हाथ में कौम का इतना बड़ा मैंडेट है, वो कौम को TLP की तरफ लेके जा रहा है, वो रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा है। वो ये क्या करना चाहता है? ये आग लगाना चाहता है मुल्क को, क्या करना चाहता है? बल्कि परेशान है लोग वाशिंगटन DC में, अमेरिकन के ही परेशान होंगे। आपको पता, कल बिलावल भुट्टो साहब आपके अमेरिकन एम्बेसडर से मिले थे, वो भी मैंने अभी बात करनी थी आपसे, लेकिन उससे पहले तो मैं इस बात पे परेशान हो गया हूं कि तीनों मजहबी पार्टियां जो कि और रेडिकलाइज ये सारे आइडियाज सिग्नल दे रहे हैं। उससे अगली बात सुने, अली अमीन गंडा साहब का नाम उन्होंने घड़े से निकाल दिया कि गलत चीफ मिनिस्टर वो निकलेगा, लेकिन सुना है बात कहां से आई, वो भी बताना चाहता हूं। उस्मान बुजदार का नाम भी एम से शुरू होता था, अली अमीन भी एम से शुरू होता है, इमरान भी एम से शुरू होता है, और जो MWM का नाम भी किसी जिन ने ही बताया है। ये तीनों चीजें बड़ी मुश्तरक है। आपने 3.5 साल जिनों के जरिए एटॉमिक पावर चलाई है, आज भी जिन ही डिसाइड कर रहे हैं। आज भी अली अमीन गंडापुर किसी जिन ने बताया है कि इसका नाम एन से शुरू होता है, इसको रखें आप, ये आपके लिए बहुत मौजू होगा। लेकिन आज मुझे दुख हुआ है कि जिस एक शख्स को इतना बड़ा मैंडेट दिया गया, वो आज की देखिए उसने क्या किया, मैं बताता हूं। उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि कौम परफॉर्मेंस बेस वोट नहीं देती, बयानिया बेस वोट देती है। कौम उस्मान बुजदार को भुला चुकी है, फरागोगी को भूल चुकी है। लोग वजीर आला ये जो थे सूबा सरहद के, उनको भुला चुकी है, इनकी फेल्योर गवर्नेंस को भुला चुकी है। सिर्फ बयानिया, एंटी अमेरिका, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी टच के ऊपर वोट दे रही है। ये उसको पता चल गया। मैकियावेली आज कब्र में पसेटे मार रहे आज, क्योंकि ये नए चैप्टर लिख रहे हैं। द प्रिंस उन्होंने बुक लिखी थी मैकियावेली, उसके 5-6 चैप्टर मेरा ख्याल आगे इमरान खान साहब लिखेंगे कि परफॉर्मेंस बेस यहां पे वोट नहीं दिए जा रहे, यहां पे बयानिया बेस वोट दिए जा रहे। दुख इस बात का है कि इतना बड़ा मैंडेट, इतने सीटें मिली हैं और रेडिकलाइजेशन को ये मिली सारी। मैंने चीमा साहब, आपको मैं अगले दिन मुसलसल बात कर रहा था कि मेरी बातें जरा 2-4 पिछली तो ठीक हो चुकी हैं, आगे भी मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके ये ब्रिटिश एजेंटों ने जो फसल लगाई है ना, कि अपने बच्चे लंदन पढ़ा के इनको कहना जिहाद करो, योर डेस्टिनेशन तालिबान, आज प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखें ना, सारे लौंडे लपाड़े निकले हैं बाहर। अमर बिन मारूफ रियासत मदीना, डायरेक्शन तालिबान, कंधार, डायरेक्शन कंधार है। बहुत बहुत बड़ा। आप ये सोचें 21st सेंचुरी में कैन यू मूव फॉरवर्ड विद दिस आइडियोलॉजी? साइंस से नफरत, तालीम से नफरत, झगड़ा, जिहाद, और पता है आपके DNA में जिहाद नहीं है।
अब जब भी फॉरेन इन्वेडर उतरा था पिंडी की पहाड़ियों से, आप लेट गए थे सारे। आज तक किसी इन्वेडर के सामने आप नहीं खड़े हुए। आज भी यू आर आप आजाद नहीं है। लंदन से आपको गोरा ऑपरेट कर रहा है डॉलर और पाउंड के साथ। तो जिहाद किस बात के नाम लेते हो? किसके खिलाफ जिहाद करोगे? तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। 250 मिलियन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सुबह शाम। अपने बच्चे लंदन में बैठे। खान साहब इतने ज्यादा रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, तो कासम और सलमान को क्यों नहीं बुलाते? यहाँ पे बुला दे इनकी, कहें आओ भाई, स्वाब का काम है, आओ हिस्सा डालो, पीटीआई के पोस्टर लगाओ, बाहर निकलो, जेलों में जाओ। लेकिन ये चीमा साहब देखें, ये पावर पॉलिटिक्स का गेम है। दुख वाली बात है कि मैं आज सबसे ज्यादा गमगीन इस बात पे हूं कि जिस बंदे को इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है वो सियासतदान नहीं है, वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और पाकिस्तान देखिए, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? अब आगे मैं बता देता हूँ। खान साहब की तैयारी है केपीके से जुलूस निकाल के इस्लामाबाद पे अटैक करने की, पहली बातें हो रही है इस वक्त। IMF इस महीने के एंड पर आपके खत्म हो जाने सारे पैसे, आगे पीछे हो, पहले पूरे पहुंचे ही नहीं होंगे। क्या दिखाएंगे आप IMF? आपके आस पड़ोस जो कुछ हो रहा है, पहले ही पठान भाई आपके मजाक उड़ाते हैं अफगानी, आपके जो सूरत हाल है। और दूसरा, केपीके के अंदर मुझे ये बताएं, अली अमीन गंडापुर साहब ने मरियम नवाज के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे कश्मीर के अंदर? उनके बारे में सबसे बड़ा एतराज, इनकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही हैं उनके खिलाफ, लेकिन खान साहब क्यों बजिद हैं उसके लिए? तसादम चाहते हैं खान साहब। क्या पाकिस्तान तसादम का मुकम्मल हो सकता है इस टाइम के ऊपर, जब आप बैंकरप्ट हैं? बैंकरप्ट खैर फाइनेंशियली नहीं, आप मॉरली भी बैंकरप्ट है। मॉरल्स भी आपके खत्म हो चुके हैं, मॉरल्स भी खत्म। और फिर उसके बाद, उससे पहले क्या प्रोग्राम बन रहा था वो भी देखें। पावर शेयरिंग हो रही थी, कहते 3 साल तुसी लोट लो तो 2 साल असी लोट लांगे। बारियां नहीं बनाई होंगी। जिस तरह वलीमे कई दफा होता है, मेहमान ज्यादा वलीमे पे हो, कहते जी बारियां बना लो, कहते जी 100 बंदा पहले रोटी खा ले, 100 बंदा बाद रोटी खा ले। लेकिन किसने बताया जी आपको कि 3 साल के बाद हुकूमत ये रहेगी? 3 महीने का नहीं पता यहाँ पे क्या होना, 3 घंटे का नहीं पता होता इस कंट्री के अंदर। लेकिन देखे ना किस तरह लूटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है पाकिस्तान के। पहले 3 साल में 2.5 साल तो 2.5 साल मेरे, 2.5 साल तो 2.5 साल, खुदा था ना। चीमा साहब, मैं यहाँ खून के आंसू रोया हूं जब मैंने आपकी नून लीग की रिजर्व सीटों की जो खवातीन की लिस्ट देखी। मैं रोया हूं यहाँ पे खून के आंसू। मरियम औरंगजेब की वालदा का भी नाम उसमें शामिल है। मां बेटी दो, पहले भी था। अयाज सादिक साहब के सारे जो 10 बंदे हैं उनकी बीवियां बच्चे हैं। चीमा साहब, ये सियासत है, ये कॉमन मैन कोई नहीं। कॉमन मैन तो समझे नहीं जाता ना किसी को। आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं। आई लव यू, यू लव जो है हाथ बन रहा है। ये डेमोक्रेसी है। नहीं, इनका कसूर नहीं चीमा साहब, मैं इनका कसूर नहीं मानता। पहला कसूर था जो मेरे मुर्शद को लेकर आए थे, मैं उनको कसूरवार कहूं। आज कसूरवार कौन है? जो इनको लेकर लंदन से आए। इनका नहीं कसूर। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी फिर अगर इनको भी? उनको जो लंदन से लेकर आ रहे थे आके, या इनको कहते कुछ आराम कर लो, 1 साल और निकालो, हम पाकिस्तान को खड़ा कर लें, फिर लूट लेना इसको। इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए आपको, इंपोर्ट पे पाबंदी चाहिए। 50 इस वक्त 10,000 लोगों के नाम ECL में चाहिए। जो लितर पहले फेर के आपने जो कुछ पहले किया, करप्शन के खिलाफ करें। इनके बच्चे जिनके बाहर बैठे हैं, पाबंदी लगा दें कि जिसके बच्चे बाहर हैं, डुअल सिटीजन है, वो की पोजीशनों पे नहीं बैठ सकते। ये कौन करेगा? ये पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है, लंदन से जाके तो नहीं किसी ने बचाना। जिसके बच्चे लंदन में, जिसके बच्चे कनाडा में, वो बचाएगा पाकिस्तान? चीमा साहब, मैं जब हमारे हाफिज मुनीर साहब सऊदी अरेबिया पहले दौरे पे गए थे, मैंने आपके सेगमेंट में कहा था काश ये मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि लोगों को होटल में ले जाके पैसे किस तरह लिए जाते हैं। काश पूछ लेते, काश पूछ लेते। और मैं फिर आज एक अर्ज करना चाहूंगा, जिस बंदे से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, आपके पाइड के हेड है डॉक्टर नदीमुल हक। उन्होंने अगले दिन अपने ब्लॉग में सबसे पहला लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में पैसे बहुत पैसे। इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं, पैसा बहुत है आपके पास,
आपने बेसमेंटों में डॉलर और पाउंडों के छुपा के बोरियां रखी हैं, बहुत पैसे। चीमा साहब, आप अमेरिका ने कंटेनरों में पैसे भेजे थे पाकिस्तान, जब अफगानिस्तान में रशिया आया, अब भी आ रहे हैं आपके पास, आपकी बेसमेंटों में जा रहे हैं, पैसा आपके पास बहुत है। दुबई के अंदर आपको पता है कि आप इस वक्त भी दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टियां आप खरीद रहे हैं। $14 बिलियन की प्रॉपर्टियां आपने खरीदी हैं सिर्फ 2023 में। पैसा आपके पास बहुत है चीमा साहब। आपके पास है नहीं अगर, तो हया कोई नहीं। आपके पास अगर नहीं है तो ईमान कोई नहीं। आपके पास अगर नहीं है तो खौफे खुदा नहीं, बस। और वो कहीं से वो खरीदा नहीं जा सकता कहीं से, वो खुदा की देन होती है। खौफे खुदा खुदा ही देता है, वरना ये है किताबों से पढ़ के नहीं आता। ये मैं को ये जो खास करके कनेडियन पीआर के जो जो जितने करना चाहते हैं, लुटेरे भागना चाहते हैं, पर कनाडा में कब्रिस्तान जो बंदे मार रहे हैं। मैं आज इनको एक ही कहूंगा, मैं किसी ने कहा था इमाम खुमैनी ने उड़ा के रख दिया ईरान को, उन्होंने कहा था जवाब में, हमें उसने इज्जत की मौत मरना सिखा दी। आज खलोता है ना ईरान, खलोता है ना, सैंक्शन देख लो ना, देख ले उनका उसका असर रसूख देख ले। हजार बुरी बातें मैं मानता हूं, उनका शख्स तो है ना, इज्जत से मार रहे हैं जहां भी मार रहे हैं, मारते कुत्ते की मौत भी दुनिया रही, ऐसी केड़ी गल। कल किसी ने स्पीच दी है इंडिया से, उन्होंने कहा एवें तो नहीं ना होती जेडे नु लै देगे, एवें तो नहीं। अब पठाना ने खोतियां ते बह के अमरीका नहीं सट लिया सरकार ने, नाल तुहाडे 100 मील पर चलो काबल दे विच, कदार दे विच खोतियां तो लगे फिरदे रहो। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं उसके भी हक में नहीं हूं, म्याना रवि होनी चाहिए, मिडिल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। लेकिन ये देखें, अब जिहालत के खिलाफ जिहाद करें ना, अगर जिहाद का शौक है, जिहालत के खिलाफ करेगा, गुर्बत के खिलाफ करेगा। लेकिन वहां नहीं जाना, क्योंकि उसमें पैसा कोई नहीं, उसमें पैसा नहीं। तार साहब, ये बात तो सही है, पैसा नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन तार साहब, ये जो पाकिस्तान की एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय लीडरशिप इतनी कमिटेड है, हमने तो सोच रहे थे नई हुकूमत आएगी वो भारत से बात करेगी। तार साहब, वो बिलावल जो है वो तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये नवाज शरीफ लोगों को तो फॉरेन अफेयर्स में इतने एक्सपर्ट ही नहीं है, ना ही इनके फॉरेन मिनिस्टर, कौन सी इनकी फॉरेन मिनिस्टर की चॉइसेस है, ख्वाजा आसिफ होगा, कौन होगा, मतलब कोई ऐसा कोई एम्पावर्ड नहीं है कि ये अपनी कर सकें। तार साहब, ये जो सिचुएशन अभी बिल्ड होगी कि जैसे बिलावल जो हैं वो कह रहे हैं कि हम, लगता तो ये है कि वो 2 साल के बाद उनकी हुकूमत आएगी, वो 3 साल इनको देना चाह रहे हैं, 2 साल फिर लेंगे। तार साहब, ये बताइए कि ये निज़ाम चल पाएगा? कई लोगों का कहना है कि ये नहीं चलना, कोई लोग कह रहे हैं कि पीटीए एहतजाज करेगी, कई लोग कह रहे हैं वो सड़कों पे आएंगे, कई लोग वो कह रहे हैं मुआशी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और बिलावल बाहर रह के तमाशा भी देखेगा और हुकूमतें भी इंजॉय करेंगे। ये निज़ाम चल पाएगा तार साहब? और फिर पर्टिकुलरली इंडिया के साथ बात करनी है, चाइना से पैसे लेके आने हैं, मिडल ईस्ट से लेके आने हैं। आपको पता है वो नून लीग वाले कह रहे हैं कि इतना फ्रेजाइल सिस्टम है कि हम नवाज शरीफ को वजीर आजम ही नहीं बना सकते, ये कोलेशन को डील करने के लिए शहबाज शरीफ भी ठीक है। इट मीन्स कि ये तो फिर गंद मच गया ताड़ साहब। सख्त का चीमा साहब, लेकिन उसमें मैं बात बताऊं, बिलावल भुट्टो साहब के पास कौन सी एक्सपर्टीज है फॉरेन मिनिस्टर बनने की? उनकी भी हालात देखें कि भारत गए, उनके ग्राउंड पे खड़े होकर कह दिया कि बुचरा गुजरात, उससे क्या निकला था? फिर उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ उसको? उनके पास कौन सी मेच्योरिटी? वो तो भी बच्चा है बेचारा, उसका लास्ट नेम भट्टो ना हो तो उसको पहचाने कोई ना, वो है कौन है। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इनके पास कौन सी, नवाज शरीफ के पास कौन सी पीएचडी इकोनॉमिक्स की? किसी इनके सेक्रेटरियों ने चलानी होती, बातें करनी होती, बल्कि इनका पोर्टफोलियो ही नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने का। वो तो आपका गैरिजन स्टेट है, गैरिजन स्टेट के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि उस पर आपने डिसीजन किस तरह लेना। अगर आप चाहें तो बात तो आज भी हो सकती है भारत के साथ, अगर करनी हो तो भारत के साथ तो आप भी सेक्रेटरी बेस पे आप आज भी डायलॉग शुरू कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या करना है या किसी ने क्या करना है? इनकी मेच्योरिटी के तो लतीफे मशहूर हैं दुनिया के पास, इन्होंने क्या करना चाहिए? सब दर हकीकत बात यह है कि आज मुझसे किसी ने पूछा नून लीग हार क्यों गई, मैं क्या ओवर कॉन्फिडेंस से बंदे काट ही नहीं सके। जिस तरह मैंने कहा था, खुरम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमने लोगों को पहले ही बता दिया था वजीर आजम है, तो हमारे लोग निकले ही नहीं बाहर घर से। एक दूसरा, इस वक्त इतने क्वेश्चन मार्क हैं आपके, खासकर जो फैफना के हिसाब से 135 हल्कों के ऊपर वो कहते कानूनी चीजें इन्होंने पूरी नहीं की।
फिर उसके बाद आपको पता है इन्होंने 16 लाख वोट जो है मुस्तरद कर दिए। चले उसको भी छोड़ें, पहले भी कौन सा आपका ठीक होता रहा, पहले भी सूरी साहब बंदयाल साहब उनको स्टे दे के खुद भूल ही गए थे कि उनको स्टे दिया, कौन सा ऐसी बड़ी बात है चीमा साहब। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड खान साहब कहते थे ना, खान साहब इस वक्त बहुत खतरनाक हो चुके हैं, उनके हौसला अफजाई हो चुकी है। देखिए ना, कॉन्फिडेंस, हौसला अफजाई बड़ी खतरनाक चीज होती है। अब उन्होंने अपना, जिस तरह मैंने बताया था कि वो सूबा सरहद केपीके से फिर दोबारा प्लान करेंगे लॉन्ग मार्च की, इस्लामाबाद की तरफ अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिससे पाकिस्तान के अंदर मजीद तखरीबकारी बढ़ेगी, दहशतगर्दी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, इंटरनेशनल आपकी और बदनामी मजीद होगी, ये सारी चीजें होंगी इसमें। फिर ये मैं हमेशा बार बार शायद आपके सेगमेंट में कहता था, क्या इलेक्शन पाकिस्तान का हल है? आज मुझे ये बताएं, मैं ठीक कहता था कि क्या पाकिस्तान इलेक्शन का हल है? पाकिस्तान का हल जो है इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान का हल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है आपको, करप्शन को रोकने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, अदालतों को ठीक करने की जरूरत है इस वक्त। और दूसरा ये, इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती जब तक अदालतें ठीक ना हो, जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, जब तक दहशतगर्दी ना रुके। ये फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के, ये कोई नई बात नहीं इसमें। और आपको चलाने वाले सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, इंक्लूडिंग आपकी एस्टेब्लिशमेंट। मैं कल बाजवा साहब का पढ़ रहा था, बाजवा साहब भी कैलिफोर्निया और लंदन के स्कूलों से, इंग्लैंड के स्कूलों से पढ़े थे। ये अलग बात है कि उन्होंने उस तालीम को इस्तेमाल नहीं किया, ये अलग बात है। एक सियासी आदमी थे, उनको शौक था कि वो बचपन में लगता शौक से एमएनए बनता, एमएनए तो नहीं बड़े, जनरल बन गए, जनरल बन के एमएनए बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन एक चीमा साहब इस तरह नहीं होता, अभी भी कहते हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब कुछ थोड़े से टफ डिसीजन ले तो कोई भी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, दुनिया बात करेगी इस सेटअप के साथ, दुनिया इस सेटअप के साथ जो सुन लीजिए, जैसे जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन स्टेटमेंट्स दे चुका है और यूएन जनरल सेक्रेटरी भी दे चुका है। सो ये देखे ना, जिस सेटअप के आने से पहले क्वेश्चन मार्क लग जाए, उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो दुनिया बात करेगी ताड़ साहब? चीमा साहब, दुनिया की बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि पीटीआई के जो बाहर अमेरिका में डॉलर लॉबीइज्म पे लगाए जा रहे हैं, वो सर चढ़ के बोल रहे हैं, उसी की बेस पे यूएनओ वाले भी बोल रहे हैं, उसी बेस पे स्टेट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, उसी बेस के ऊपर रोक खन्ना भी बोल रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आपसे दुनिया बात करेगी, किस तरह करेगी। दुनिया परवेज मुशर्रफ से भी बात करती रही थी, दुनिया जियाउल हक से भी बात करती रही थी, दुनिया अयूब खान से भी बात करती रही थी। दुनिया आज क्या बन चुकी है? दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती है, मुआशी बेस। इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था, जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा फांसी हुई थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल नहीं, ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी करनी। मैं आज गारंटी कर देता हूं, इसी सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ पाकिस्तान बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बात? हाँ, उसमें वजह यह है, आपके अंदर दहशत ना हो, आपकी अदालतें सही इंसाफ दे रही, आपका कुछ जर्नलिज्म कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा, तो सारे बात करेंगे। देखें, दो चीजें, काकड़ साहब ने दुनिया के 2 चक्कर लगाए हैं, चाहे ये अलग बात है उनसे मिला कोई नहीं, चक्कर तो उन्होंने लगाए ही हैं। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इसमें कल 2-4 बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत खुला पैसा पीटीआई ने लगाया लामी का, अमेरिका बहुत खुला। ये लोअर मिडिल क्लास के डॉक्टर हैं ये $100 इकट्ठे करके ना, ये बड़े इन्होंने बड़े पैसे लगाए। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मैसेज छोड़ा है कि जो अदालतों में केस है उनको देखा जाए, जो धांधली के केस हैं। यूनाइटेड नेशन परेशान हो गया है, यूनाइटेड नेशन गाजा की वजह से परेशान नहीं है, वो इनकी वजह से परेशान है। कल दो उन्होंने हॉस्टेज छुड़ाने के लिए 67 बंदे मारे हैं, उस पर कोई परेशान नहीं यूनाइटेड नेशन। आपके इलेक्शनों की परेशानी क्यों है? क्योंकि पीटीआई के पैसे बहुत लग रहे हैं, बहुत पैसे लाए, $100 50 इकट्ठे करके ना बड़े पैसे लाए, कारोबार बहुत बड़ा कारोबार। तो उसमें ये भी, ये रिजल्ट उसका निकला है कि अमेरिका के अंदर डॉलर पैसे लगाने, आपका आर्टिकल भी छप जाता है इकोनॉमिस्ट में, 2-4 कांग्रेसमैन भी बोल पड़ते हैं, 2-4 जर्नलिस्ट जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के अंदर वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए ना, रिजल्ट निकला। मैं नोट कर रहा हूँ ये सारी चीजें कि एक सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए कितने $1000 चाहिए होते हैं। मैं I'm taking notes on it, और इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। यूनाइटेड नेशन को कोई शर्म नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमानों की क्या हालत है।
यूनाइटेड नेशन को कोई शर्म नहीं कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, और लेकिन यूनाइटेड नेशन परेशान है कि वहां पाकिस्तान इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आई एग्री विद इट। लेकिन चीमा साहब, ये सारी बातें एक तरफ होंगी अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी, और दहशतगर्दी रोकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ताड़ साहब, और कहा जा रहा है कि शायद कोई डेलीगेशन इमरान खान से मिलेगा। ताड़ साहब वो तो कह रहे हैं मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, वो डेलीगेशन उधर किधर जाएगा? ये तो एक क्योस है। अगर बाहर आते हैं इमरान खान साहब तो सड़कों पे शोर होगा, तूफान होगा, वो पूरे मुल्क को डीरेल कर देंगे। अगर जेल में हैं तो वो जो हुकूमत कर रहे हैं उनको इस चीज़ का गिला है कि हमारा मेन ओपोनेंट जेल में है, और एक शायद वो चीज़ भी चल रही है। लेकिन ये जो एक क्राइसिस है, सुना है कि नदीम अफजल चंद साहब और बहुत सारे लोग, उनसे कोई मुज़ाकराती कमेटी बनी है जो इमरान खान से बात करेंगे। तो तार साहब अगर मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर जेल से निकाल लें, अगर मतलब अगर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात भी करने हैं और उनको केसेस में अंदर रखा हुआ। मैंने आपको कल भी नक्शा मैंने बनाया था कि वो जेल में थोड़ी गई, हाँ। जेल में फ्रूट और योगर्ट के साथ थोड़ी नाश्ते होते हैं, देसी मुर्गियां देसी घी में तो नहीं जेल में मिलती। 10 चैनल दिए जाते हैं जेल के अंदर, अपनी मर्जी का स्टेशनरी बाइक आपको दिया जाता है। जेल सारा दिन दरबार लगता है आपके वकीलों का और आपके नुमाइंदों का, प्रेस का। ये जेल नहीं, किस तरह का जेल? ये जेल नहीं है, ये ड्रामा है, ड्रामा है। इस तरह कंट्री चलते नहीं है जिस तरह चलाया जा रहा है, जिस तरह तस्वीरें लीक हो रही हैं, जिस तरह ऑडियो लीक हो रही है, जिस तरह सारा कुछ हो रही है। ये जेल थोड़ी, ये तो रेस्ट हाउस है। लेकिन मुझे ये बताएं, खान साहब ने आज तक पहले किसी की बात मानी है? मैं छोटा सा वाकया कोट करना चाहता हूँ। मुझे पीटीआई के एक बड़े खास इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर ने बताया था कि हम सारे मिनिस्टर इकट्ठे होके गए थे उस्मान बुजदार की परफॉर्मेंस पे बात करने। खान साहब ने घंटा खड़े होकर उनका, अच्छा आप घर चले जाओ, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज वसीम अकरम, ही इज माय वसीम अकरम प्लस। खान साहब बात सुनते हैं किसी? हाँ, उस्मान चंद साहब को चाहिए कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बुशरा बीबी से करें। इमरान खान वो उनकी बात सुनते हैं। उनसे कहें कि किसी जिन को कहें जाके खान साहब ने पैरी पैरे तो शायद बच जाए पाकिस्तान। यही याद जिन्ना दे मुज़ाकरात होने चाहिए थे तार साहब। हाँ, जिन पै गए सर। जिन पै गए मुल्क नु जिन पै गए। Anyhow, thank you very much, Sare Tar Sahab, sir. It's always pleasure talking to you, sir. आपकी बात का बहुत शुक्रिया, सर।